हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने एक बैलेंसिंग करनी सीखी थी केमिकल इक्वेशंस की। आज उसी बैलेंसिंग में हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन से आयनिक इक्वेशन पे आते हैं। यानी आज हम सीखेंगे किसी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगे आयंस में डिसोसिएट करना, आयंस बनाना, लेकिन धीरे धीरे आप ये चीज़ें सीख जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या मॉलिक्यूलर इक्वेशन को बैलेंस करना ही है। तो हम आयनिक इक्वेशन के बारे में 2-3 एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। टुडेज टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, सबसे पहले बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आप आयोनिक वर्ड से पहले भी फैमिलियर हो चुके हैं। जब हम किसी फॉर्मूले को, किसी मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं तो हमें 2 प्रकार के आयंस मिलते हैं। हम उन आयंस को इस प्रकार से जानते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। बेटा जो स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं उनको कैटायन कहते हैं और जो स्पीसीज नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं उनको एनायन कहते हैं। ठीक है, हमें ये चार्ज बैलेंस करना है सिंपल इक्वेशन के तौर पर। सपोज एक एग्जांपल मैं ले रही हूं, हमने एग्जांपल लिया बेटा, एग्जांपल लिया हमने Zn सॉलिड। बेटा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें ये सिंबल्स देने होते हैं। बेटा मैंने लिखा CuSO4 एक्वस। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये इतने हिस्से में इसको रिएक्टेंट बोला जा रहा है। अब बेटा ये जो है ये बन गया इसका प्रोडक्ट एक्वस प्लस में, बेटा इसको एनायन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगी, एनायन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरी। तो बेटा यहां से मुझे मिल रहा है Cu सॉलिड। ये रिएक्शन आपने नॉर्मल रिएक्शंस के तौर पर, नॉर्मल इक्वेशन के तौर पर भी देखी है। अगर इसको हम नॉर्मल इक्वेशन के तौर पर बैलेंस करते हैं तो हम इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बोलेंगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, कंपाउंड की फॉर्म में है, तो हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन। लेकिन हम आज जो सीख रहे हैं वो है आयनिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें यहां से आयंस बनाना सीखना है। हमने आयन बनाया है तो ये तो सिंपल एलिमेंट है। एलिमेंट्स के आयन ट्रांसफर कब होते हैं? जब वो किसी के साथ कंबाइनिंग स्टेट में हो, यानी किसी के साथ बॉन्ड बना रहा हो, यानी किसी के साथ आयोनिक या फिर शेयरिंग कर रहा हो। अब हमारे पास ये जो कंपाउंड है, सबसे पहले मैं इसको आयंस में बांटकर आपको दिखाती हूँ। मैंने इस कंपाउंड को आयन में बांटा। बेटा याद करो, जब आपने 9th क्लास में इस फॉर्मूले को बनाया होगा तो आपने सबसे पहले क्या देखा, Cu2 पॉजिटिव है ना, इसके ऊपर चार्ज इतना है और सल्फेट पर चार्ज कितना हो गया, SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली जब आप जिंक के लिए ऐसा करते हैं, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। बेटा मैंने ये इन दोनों कंपाउंड्स को आयंस में बांट दिया। अच्छा, जब इस फॉर्मूले को हम बना रहे थे तो हमने देखा कि दोनों तरफ +2 -2 चार्ज है, तो हमारा जो पूरा कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। वो इसी कारण से न्यूट्रल होता है क्योंकि हम उनके चार्जेस को बैलेंस करके और रिएक्शन के अंदर कंपाउंड की फॉर्म में डालते हैं। चलिए अब हमें बैलेंस करना है। बेटा एक चीज और ध्यान से देखो, ये जो है ये सल्फेट है और इधर भी क्या है, सल्फेट है। सल्फेट दोनों तरफ कॉमन है। कॉमन का मतलब जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो ये दोनों ही सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट में है। इसको सब्सिडरी आयन बोलते हैं, जो बराबर मात्रा में फैला हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, इसको भी इग्नोर कर दूं, तो मेरी जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आयन। कॉपर आयन कहां से आया है, किसी एक्वस सॉल्यूशन से आया है। बेटा रिएक्शन को, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिंक आयन कहां से आया है, एक्वस सॉल्यूशन में से आया है। कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है वो सॉलिड कंडीशन में। अब मुझे मिल गई एक ऐसी स्केलेटल इक्वेशन जिसको मुझे बैलेंस करना है। चलिए
सबसे पहले लगाते हैं हिट एंड ट्रायल, ताकि आप आसानी से इसको बैलेंस करना सीखेंगे। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। रिएक्टेंट साइड के अंदर जिंक कितने हैं? 1। आप यहाँ के इंटीजर को देखिएगा, जिंक कितने हैं? 1। प्रोडक्ट साइड में जिंक कितने हैं? 1। जिंक यानी कि एटम, एलिमेंट के तौर पर बैलेंस है। कॉपर के इंटीजर यहाँ पर 1 है, तो कॉपर भी इस साइड कितना है? 1। यहाँ पर भी बैलेंस है, तो कॉपर इस साइड भी कितना है? 1। इसका मतलब अगर ये एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर स्टेट में होता तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन थी, लेकिन इस कॉपर पर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। इस जिंक पर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना चार्ज है? पूरे रिएक्टेंट पे इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको 0 बोलेंगे। इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इसको 0 बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज हुआ? +2। ऐसे ही बेटा राइट हैंड साइड में कितना चार्ज हुआ? +2। जरा ध्यान देना, अगर दोनों तरफ चार्ज बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सपोज ये दोनों चार्जेस बराबर नहीं होते, तब हम क्या करते? वही करते जो हम मॉलिक्यूल्स के साथ या मॉलिक्यूलर इक्वेशन के साथ कर रहे थे। किसी सूटेबल मल्टीपल से, किसी भी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई किसके साथ होता? इन एटॉमिक स्टेट्स के आयन के साथ होता। इन आयंस को हम उस सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करवा देते। सपोज आपको नहीं समझ में आया, मैंने 2 लिख दिया, 2 2 4, मेरा चार्ज कितना हो गया? 4। मुझे यहां पर 4 बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 2 4, चार्ज हो गया 4। अगर किसी केस में इनइक्वलिटी है तो हम इस तरीके से वहां पर बैलेंस करेंगे, लेकिन अगर इनइक्वलिटी नहीं है, अगर कोई चीज ऑलरेडी बैलेंस है तो हम उसको परेशान नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। बेटा काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप यहाँ से नोट्स नहीं बना पा रहे। बेटा जिस क्लास को मैं डील करती हूँ, जैसे आप लोगों को मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो आपको नोट्स मैं बकायदा देती रहूंगी, उसके बारे में आप टेंशन फ्री रहे। अगर आप यहाँ से कुछ नोट डाउन कर सकते हैं तो वो आप नोट डाउन कीजिए, ताकि एग्जाम्पल्स आपको रिमेंबर रहें, याद रहें। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले। बेटा वन मोर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे आयनिक इक्वेशंस के लिए। तो मैं एक इक्वेशन यहाँ लिख रही हूँ, BaCl2 एक्वस फॉर्म में है, प्लस में Na2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में है। रिएक्शन जो है वो हो रही है, हमें मिलेगा BaSO4। ये बेटा हमें पीपीटी की फॉर्म में मिलेगा तो हम इसको सॉलिड बोल सकते हैं, और बेटा NaCl एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये बेटा एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन यहां हमने लिख ली। अब मैं सबसे पहले इसको आयंस में डिसोसिएट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी, फिर हम 1 बाय 1 उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मॉलिक्यूलर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड हमें सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है। अगर हमारे आयंस बैलेंस होंगे तो हम हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को आयंस में ब्रेक कर रही हूं। बेरियम 2 पॉजिटिव, क्लोरीन कितने हैं बेटा? 2 हैं, 2Cl नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। यहां से आते हैं सोडियम पॉजिटिव, कितने हैं? 2 हैं, प्लस में सल्फेट 2 नेगेटिव। ये बेटा मैंने 2 लिखा, यहां पर ऑटोमेटिकली 2 है, यहां मैंने 2 लिखा क्योंकि यहां पर 2 हैं। ऐसे ही इधर करते हैं, Ba 2 पॉजिटिव, प्लस में SO4
2 नेगेटिव, प्लस में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। हाँ जी बेटा, इस रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, एक बार देखेंगे यहाँ पर। देखो अभी हमारे पास क्या है, ये हिस्सा हमारा रिएक्टेंट है, ये हिस्सा हमारा प्रोडक्ट है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आयंस यानी कि चार्जेस को काउंट करना है। ये कितने हैं, 2 पॉजिटिव, ये कितने हैं प्लस, 2 + 1 यानी कि 2 × में 1 तो कितने हो गए 2, इसका 2 पॉजिटिव और इसका भी 2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अच्छा इधर कितना है बेटा, -2 और इसके ऊपर भी कितना है -2, +2 -2 +2 -2 बेटा कैंसिल हो गया, इधर 0 आ गया, ध्यान देने वाली बात है। अच्छा इधर आते हैं बेटा, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब मैं क्या करूंगी, इसके आगे सुटेबल इंटीजर लगाऊंगी। सुटेबल इंटीजर लगाया तो यहाँ पर 2 × में 1, 2 × में 1 यानी कि क्या हो गया 2 प्लस, यहाँ पर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, 2 × में -1 यानी कि -2, -2 होते ही अब मेरे पास +2 -2 +2 -2 यानी कि 0, इस तरफ भी चार्ज 0, इस तरफ भी चार्ज 0। सपोज मैं इस आयन को यहां से रिमूव कर देती हूं, इस आयन को रिमूव कर दिया, इस आयन को रिमूव कर दिया, मेरे पास बचने चाहिए +4 और इधर भी कितने होने चाहिए +4। मैं सिर्फ और सिर्फ कैटायन को फोकस करूंगी। अगर मैं इसको भी रिमूव कर देती हूं, इसको भी रिमूव कर देती हूं, इसको भी और इसको भी, जरा ध्यान देना, क्या सबके ऊपर चार्जेस सेम आ रहे हैं। मेरे पास बेरियम में बचा +2, मेरे पास सोडियम भी हो गया +2, मेरा आंसर आ गया +4। इधर आते हैं, मेरे पास बेरियम है +2, सोडियम अब मल्टीप्लाई करने के बाद हो गए +2, आंसर आ गया +4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑन दी चार्जेस बेसिस। चार्जेस बेसिस पे ये चीजें बराबर हैं तो हम कहेंगे ये जो आयनिक इक्वेशन थी ये बैलेंस हो गई है। बैलेंस करने का वही तरीका है, यूज द सूटेबल इंटीजर्स एंड मल्टीप्लाई विद द चार्जेस। सूटेबल इंटीजर को चार्जेस से मल्टीप्लाई कीजिए और आप उन दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चार्जेस को बराबर देखिए। ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब बेटा बैलेंसिंग के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है कि बैलेंस करने की जरूरत क्या है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। किसी इक्वेशन को बैलेंस करने से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, या कोई इक्वेशन बैलेंस होकर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो हम उस बैलेंसिंग को एक बार और ओबे करते हैं, चेक करते हैं कि ये बैलेंसिंग कैसे होगी। Now let me do what we conveyed by this balancing of equation। हमें क्या मिल रहा है, हम इसको कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। बेटा आपके सामने एक इक्वेशन मैंने लिखी, सिंपल सी इक्वेशन कोई लिख रही हूं, मैंने लिखा C+O2 और मुझे मिला CO2। बेटा ये इक्वेशन क्या मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है, सोचकर बताना, क्या ये इक्वेशन मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है। मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये C क्या है, C सॉलिड है, C लिक्विड है, C गैस है, कार्बन है, क्या है। ये ऑक्सीजन O2 है, ये ऑक्सीजन लिक्विड होती है या ऑक्सीजन गैस होती है। ये CO2 बनी, CO2 गैस बनी, सॉलिड बनी, लिक्विड बनी, क्या बनी। अगर मुझे ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो मैं क्या बोलूंगी, इट डजंट कन्वे अबाउट मी ऑल थिंग्स, ये मुझे कुछ भी नहीं बता पा रही। लेकिन अगर मैं, यानी मुझे इसके लिए इसकी सबसे पहले क्या देखनी पड़ेगी, फिजिकल स्टेट्स। मुझे इसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में जानकारी नहीं मिल रही। दिस इक्वेशन, दिस इनकम्प्लीट इक्वेशन डज नॉट कन्वे मी अबाउट द फिजिकल स्टेट। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। ऑक्सीजन गैसियस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस होती है। क्या और इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। बेटा जब कोई चीज बर्न की जाती है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड।
कुछ अमाउंट की हीट भी रिलीज होती है। इस रिलीज्ड हीट को हम डेल एच की फॉर्म में दिखाते हैं। अगर डेल एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कहते हैं वो रिएक्शन किस प्रकार की होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है इवोल्व्ड या इवोल्यूशन ऑफ हीट वहां से रिलीज हो रही है, निकल रही है, एक्सोथर्मिक। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी आपके सामने जहां डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। बेटा जब डेल एच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो हीट किस साइड लिखी जाएगी, प्रोडक्ट की साइड। इक्वेशन कैसे कंप्लीट होगी, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर होती है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये हीट कहां चली जाती है, इस साइड, और यहां इस साइड आकर क्या हो जाएगी, प्लस। तो इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बेटा एक एग्जांपल लेती हूं मैं आपका, N2 गैस प्लस O2 गैस। बेटा यहां पर हीट जो है वो इस साइड लिखी जा रही है और बेटा दोनों मिलकर क्या बना रहे हो, NO गैस। ठीक है, N2 गैस, तो ये दोनों मिलकर NO गैस बना रहे हो। यहां इस साइड मैंने कुछ नहीं लिखा, अब की बार किस साइड लिखा है, इस साइड लिखा है। इस रिएक्शन को मैं कहूंगी डेल एच पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड। हीट जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है। एब्जॉर्ब्ड हीट हमेशा रिएक्टेंट साइड लिखी जाती है और इवॉल्व्ड हीट हमेशा प्रोडक्ट साइड लिखी जाती है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। अब बेटा पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली फिजिकल स्टेट, दूसरी इंफॉर्मेशन मिली हमें हीट के बारे में या फिर टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिएक्शन की टाइप यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इनके बारे में पता चला। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम यहां पर कंसंट्रेशन भी जान सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स। किसी रिएक्शन में जब हम एसिड का यूज करते हैं, सपोज Zn सॉलिड प्लस HCl एक्वस, बेटा ये बना रहा है ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। फिजिकल स्टेट तो हो गई, बट व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ये डाइल्यूटेड है या ये कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है या फिर कंसंट्रेटेड है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है तो हमारा प्रोडक्ट हम अपनी पसंद से यानी इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर ये डाइल्यूटेड की बजाय कंसंट्रेटेड होता तो यहां कुछ और बनना चाहिए था। तो एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है। एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बेटा रिएक्शन कंडीशंस की, कि कोई रिएक्शन जो है किस कंडीशन पे काम कर रही है। रिएक्शन कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब होता है कि ये जो एरो है ये कुछ कई बार रिफ्यूज कर जाती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मना कर देती है कि मैं इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करूंगी। तो हम उस पर रिएक्शन कंडीशंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन गैस जब 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो हम इस प्रकार का एक निशान लगाएंगे। दो एरो होती हैं, आधी आगे की तरफ जाती है, आधी पीछे की तरफ। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं अमोनिया गैस। बेटा इसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं सीधे सीधे काम नहीं करने वाला, तो इस रिएक्शन का मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन पलट के आ सकती है। यहां पर बेटा 200 डिग्री टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आयरन कैटलिस्ट,
इन चीजों की हमने क्या थोप दी, कंडीशन, कि अगर मैं ये कंडीशन आपको दूं तो आपको काम करना पड़ेगा और आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिएक्शन कंडीशंस। आप बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी देखेंगे जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर किसी मेटल का नाम। ये जो मेटल होते हैं इनको कैटेलिस्ट कहा जाता है। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट जो होते हैं वो कभी रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, मतलब स्पीड अप करवाना, स्लो करवाना, इस तरह की प्रोसेस करते हैं। अब यहां से जब बात चल पड़ी कि इंफॉर्मेशन कैसे आती है, तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि एक आधी अधूरी केमिकल इक्वेशन हमें क्या नहीं बता पाती। सोचने वाली बात है, हमें क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही जो यहां पर लिखी हुई रिएक्शंस हैं, क्या नहीं बता पा रही ये, तो हम क्या नहीं कन्वे करते, नॉट कन्वे। हमें यहां से क्या कन्वे नहीं हो रहा, नॉट कन्वेड। पहली प्रोसेस ये कैसे चलती हैं, स्लो चलती हैं, फास्ट होती हैं, सेकंडों में होती हैं, घंटों में होती हैं, महीनों में होती हैं। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन कभी नहीं बता पाती। ठीक है, दूसरा यहां पर कह रहा है कि फिजिबिलिटी, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी कितनी है, यानी वो कामयाब कितनी है, जलेगी या नहीं जलेगी, जलेगी तो क्या पूरी जलेगी, जलेगी तो किसमें बदलेगी, कैसे काम करेगी, फिजिबिलिटी के बारे में ये कन्वे नहीं कर रही। ये अनबैलेंस्ड रिएक्शंस जो बैलेंस होने के बाद भी इन दो बातों को बताने में थोड़ी सी हिचक महसूस करती हैं, ये बातें हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से पता नहीं चलती। तो बेटा ये जो टॉपिक था, ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, आफ्टर बैलेंसिंग अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को सीखने। आप इनको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं। देखो, बैलेंस करना तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब रिएक्शन चाहे कोई भी हो, अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो हमारे काम की नहीं। सबसे पहला काम हमें बैलेंस करना है। बेटा, रिएक्टेंट के हिसाब से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बनने के तरीके से केमिकल रिएक्शंस को कई टाइप्स में बांटा जाता है। पहली टाइप होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले मैं सबके नाम आपके सामने लिख दूंगी, उसके बाद हम इसको वन बाय वन जो है डिस्क्राइब करेंगे, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। दूसरी होती है बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, मैं आपको डिटेल में भी इसके बारे में बताऊंगी। दूसरी होती है बेटा डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ वन होती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेटा फिफ्थ वन होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कंबाइन फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन भी कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये 5 टाइप की हमको रिएक्शंस पढ़नी है। इन 5 टाइप की रिएक्शंस को अब हम वन बाय वन करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिएक्शन हमें क्या बता रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है when
1 when 2 or more than 2 substances combine to form a large or big सब्सटेंस की जगह आप कंपाउंड भी लिख सकते हो। कोई भी बड़ा कंपाउंड हमें बनाना है, यहां पर आपके छोटे सब्सटेंस की जगह आप एटम और मॉलिक्यूल लिख सकते हो। एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एक बड़ा कंपाउंड बनाने के लिए जब छोटे छोटे 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल या एटम जुड़ते हैं, सीधी सी बात है, एटम तो जुड़ नहीं सकता तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जब ये जुड़ते हैं तो एक बड़ा कंपाउंड बनता है। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब बेटा कंबाइन होना, किसी प्रोसेस के जरिए, किसी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके के जुड़ाव को ही हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड बेटा सॉलिड होता है, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है वैसे तो इसका। अगर हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और बेटा इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। जब हम क्विक लाइम के अंदर पानी डालते हैं, हमने H2O डाल दिया, वाटर डाल दिया, यानी कि हमने पानी के अंदर किसको डाल दिया, सॉलिड क्विक लाइम को डाल दिया, तो बेटा हमें यहां से मिलता है CaOH होल ट्वाइस। बेटा इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा इसका नाम होता है सेलेक्ट लाइम। पहले के जमाने में बेटा, पहले के टाइम में जब हम अपनी दीवारों, घर की दीवारों पर व्हाइट वॉश करते थे तो मार्केट से ऐसे हम लोग पीसेस लेके आते थे कैल्शियम ऑक्साइड के, इसको हिंदी में चूना पत्थर बोलते हैं। लाकर जब हम पानी में डालते थे, एक ट्रेमेंडस अमाउंट की हीट वहां से निकलती थी बबल्स की फॉर्म में। बेटा वहां पर एक प्रकार का सॉल्यूशन बनता था, सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन का मतलब होता है बेटा गिधला गिधला पानी, गाढ़ा गाढ़ा गिधला पानी बन जाता था, और वो व्हाइट कलर का जो पानी है वो व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको बोलते थे सेलेक्ट लाइम। लेकिन अगर बेटा इस सस्पेंशन को हम, जो सस्पेंशन बनता था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसका नाम था बेटा मिल्क ऑफ लाइम, उसको बोलते थे मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। जो सस्पेंशन होता था उसका नाम था मिल्क ऑफ लाइम। अगर इस सस्पेंशन को बेटा हम क्लियर कर दें, क्लियर्ड ऑफ कर दें या फिल्टरेट ऑफ कर दें, अगर हम इसको फिल्टरेट कर देते थे या हम इसको साफ कर लेते थे, तो क्लियर्ड और फिल्टरेट का नाम था बेटा लाइम वाटर। तो आपको यहां से 2 शब्द और देखने को मिल गए कि व्हाट इज मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम क्या है, तो आप कहेंगे द सस्पेंशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिल्क ऑफ लाइम। आप पूछेंगे व्हाट इज लाइम वाटर, तो लाइम वाटर क्या है, क्लियर्ड और फिल्टर्ड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर। तो लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ लाइम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कब बनते हैं, जब हम 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम जब जुड़ जाएं और एक मॉलिक्यूल या एक बड़ा कंपाउंड बन जाए, उसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपकी सारी, आप इसके बारे में जान जाओगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। दिस इज योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेन फोकस हमारा इस एग्जाम्पल पर था। ये एग्जाम्पल है हमारा जो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसको लिख लीजिए, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। इसी के अंदर बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले एक बात और बता दें, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं, यानी कि कुछ बनाना, क्योंकि बेटा ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बना रही हैं, सिंथेसाइज कर रही हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हमने सिंपल सा लिया, हमने हाइड्रोजन गैस ली बेटा, हमने क्लोरीन गैस ली। हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस भी एक मॉलिक्यूल है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों बेटा HCl गैस बनाएंगे और इसके 2 मोल बनाएंगे। 2 मोल क्यों बनाया? क्योंकि हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, those reactions which are carried in the presence of sunlight are called photochemical reactions। जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फोटो यानी लाइट, केमिकल यानी केमिकल कंपोजिशन। लाइट की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन हो, देखो ये दोनों रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही हैं? सनलाइट। तो इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन तो कहेंगे ही, साथ के साथ क्या और बोल सकते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। बेटा थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत आसान है। कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट CO2 गैस प्लस में सम अमाउंट ऑफ हीट, कुछ अमाउंट की हीट हमें यहां से मिलती है। बेटा इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां सिंगल एटम जो है हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते हैं। सिंगल एटम एटॉमिक फॉर्म से हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल रहे हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल काफी हैं, आप बहुत आसानी से देख सकते हो। बेटा HCl एक्वस ले लिया हमने, यहां से हमें मिलेगा NH4Cl एक्वस। तो बेटा ये सब की सब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। किसी पर कंडीशन लग सकती है, किसी पर कंडीशन अप्लाई नहीं होती। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, या अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था कि अगर कंडीशंस लगती हैं तो वो भी तो कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट हमेशा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट की पहचान भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा आज आप यहां तक ही नोट कीजिए, यहां तक लर्न कीजिए, आयनिक इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखिए और मुझसे डाउट्स लीजिए, ठीक है? बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।